करता हूँ। तो यहाँ से अध्यक्ष नहीं दिखाई पड़ेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधायिका में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है वह भावी भारत के लिए युवाओं की भूमिका किस रूप में रेखांकित करनी है, इसी को ध्यान में रख करके 2019 से युवा संसद के इस नए संकल्प को, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित कर सके, इस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। माय भारत अभियान यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं, ये सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग
क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक है। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल, हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं, वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके
कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया, जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ने का पूरा अवसर देता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व क्या है? अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे।
और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा। क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में वर्ष मना रहा होगा, तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा। कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे। और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए व्यक्ति का आचरण और उसका विचार, ये दोनों बहुत मायने रखता है। आचार और विचार में समन्वय व्यक्ति को हमेशा एक नई ऊंचाई को आगे ले चलने के लिए प्रेरित करता है। जब दोनों में विषमता होती है और जन विश्वास का प्रतीक नहीं होता। हमारा विचार सबसे पहले ऐसे होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी हो, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेनी हो, उसका विचार आपको बता देगा। उसके विचार कैसे हैं, उसका आचरण बता देगा। इसमें समन्वय व्यक्ति को अंतःकरण से करना होगा। लेकिन आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए समाज के प्रति, यह आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बता देता है। एक छोटी सी कथा आती है। एक जंगल में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति रहता था। वो जंगल में बैठ करके साधना कर रहा था। ऐसे भी दृष्टिबाधित था, कोई दूसरा उपाय था नहीं, तो उसी जंगल में रह करके कुटिया बना करके रहता था। जो लोग वहां से गुजरते थे कुछ दे देते थे, तो अपनी आजीविका चला लेता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो चलते 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 वह बहुत अंदर चला गया। एक मृग का पीछे करते करते वह जब अंदर गया, जंगल में भटक गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यार देखो, रास्ता ढूंढो, कैसे आगे निकलते हैं, और वो मृग किधर चला गया ये भी मालूम करो। तो सैनिक गए तो उनका मुकाबला उस वृद्ध दृष्टिबाधित व्यक्ति से होती है। तो वह व्यक्ति जब जाता है, सैनिक जाता है पहले, दृष्टिबाधित व्यक्ति को देख के कहता है कि का भाई सूरदास, तुमने कोई मृग को जाते हुए इधर से देखा है? तो उसने कहा भाई मैं कैसे देख पाऊंगा, मेरे पास तो ईश्वर ने आंख ही नहीं दी है, दृष्टि ज्योति ही नहीं दी है, मैं कैसे बता सकता हूं। खैर, वह अभद्र व्यवहार करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद राजा का मंत्री उधर से गुजरा। राजा का मंत्री उधर से गुजरा तो उन्होंने उससे सिपाही की तुलना में थोड़ी शालीनता के साथ बात कही। कहा कि सूरदास जी, आपने यहां से किसी व्यक्ति को या किसी उसको गुजरते हुए देखा है? उसने फिर वही नकारात्मक जवाब दिया। कहा कि भाई मुझे तो दृष्टि ही नहीं दी गई है, तो मैं कैसे देख पाऊं। कुछ देर बाद वहां पे राजा पहुंचे। राजा वहां पहुंचे, कुटिया के पास गए, उन्होंने पहले उसे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने उसको बड़ी शालीनता के साथ कहा बाबा जी,
आप यहाँ कब से रहते हैं और यहाँ कैसे आपकी आजीविका चलती है। वो भोचक था। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या यहाँ से कुछ लोगों को आपने जाते हुए देखा है। राजा ने कहा हाँ। उन्होंने, जो सूरदास था उसने कहा कि हाँ, पहले यहाँ से मृग दौड़ा था, बाद में आपके सिपाही गए थे और फिर आपका मंत्री गया था और अब आप राजा में से आके बात कर रहा है तो मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, भुचक थे। उसने कहा भी इनके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, कैसे इन्होंने मुझे पहचाना। तो उन्होंने पूछा, कहा बाबा जी आप बताइए, आपके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपका व्यवहार, आपका आचरण ये बताता है कि आप ही राजा होंगे। कहा कि आपको कैसे पता लगा कि जो इससे पहले गया वो मंत्री था। कहा उसका व्यवहार बता रहा था। कहा उससे पहले जो गया वो सिपाही है, कैसे आपने अंदाजा। कहा भाई उसका लहजा ही बात करने का ऐसा था कि मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह जरूर कोई सिपाही होगा। याद रखना, वह आपके व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। और याद रखना, भारत की पहचान इस देश से दुनिया में एक विशिष्ट है। भारत भारत क्यों बना, हमें इसको जानने का प्रयास करना चाहिए और इसलिए महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे हमारे यहां रिश्तों की एक अनुपम श्रृंखला है। भारत को बदनाम तो भारत के उन कुछ लोगों ने किया जिनके स्वयं भी भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों और भारत के महापुरुषों पर जिनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं, उन्हीं लोगों ने भारत को बदनाम किया। अन्यथा भारत से अच्छा रिश्तों को सजोने वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। आप देखिए ना, आप किसी भी जगह पर आप जाइए, आप सामान्य रूप से, आज हो सकता है पाश्चात्य कल्चर जहां पे हावी हो गया हो वहां की बात छोड़ो, सामान्य ठेठ देहाती क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहां कोई भी अपरिचित मिलेगा। अगर आप छोटे हैं तो लोग आपसे भैया बोलेंगे, आप उनसे बड़े हैं तो भाई साहब बोलेंगे, आप थोड़ा प्रौढ़ हैं और उनके पिता से छोटे हैं तो चाचा बोलेंगे। अगर आप पिता की उम्र से बड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको ताऊ बोल देंगे। आप और बुजुर्ग लग रहे हैं तो लोग दादा भी बोल लेंगे, काका बोल लेंगे। लेकिन बड़ी शालीनता के साथ लोग बात करेंगे, अपनी बात को कहते हैं। ऐसे ही महिलाओं के साथ भी, छोटी है तो बेटी लोग बोल लेंगे, बड़ी है तो बहन बोल लेंगे। ये संबोधन केवल भारत के अंदर ही हो सकता है। अपरिचित को भी ये संबोधन, हाय हेलो नहीं, हम रिश्तों के संबोधन से समाज को जानते हैं। गांवों में भी ये संबोधन उस रूप में है। आप भारत के प्राचीन गांवों को देखेंगे, भले ही जातियां अलग अलग रही हों, लेकिन गांव या अगल बगल के क्षेत्र में यही संबोधन होते थे। कोई भी एक दूसरे का, यानी उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति का, वो किसी भी जाति का हो, कोई नाम नहीं लेता था। ये संबोधन, ये भारत की पहचान, यही शिष्टाचार है और यही शिष्टाचार भारत को दुनिया के अंदर विशिष्ट बनाता है। यह हमारे संस्कार को भी प्रदर्शित करता है और यही चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी तय करना होगा। जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाता है, मैंने कहा ना, नेतृत्व का गुण विकसित हो, युवा शक्ति के मन में, हर एक क्षेत्र में, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है
युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता व गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे अभी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान परिषद के माननीय सभापति जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को दिखाते हुए कि कैसे हम नेतृत्व की इस क्षमता को विकसित करते हुए अपनी बातों को प्रभावी ढंग से किसी एक मंच पर रख सकते हैं। अपनी बात को, संवाद एक मायने रखता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हम अपनी बात को रखने का तरीका, और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, वो प्रभावी होगा। बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो आप स्वयं ही उसमें उलझ जाएंगे। अपनी बातों में उलझना नहीं है, अपने मुद्दों में स्वयं उलझना नहीं है। अगर आप एक प्रश्न करता है, प्रश्न आपका जितना छोटा होगा उतना ही प्रभावी होगा। जितना आप उसको विस्तार देंगे, आप स्वयं उसके व्यूह रचना में फंस जाएंगे और फिर आप प्रश्न किए बगैर ही आपको बैठना पड़ेगा। आप विधानसभा में आते हैं, हम लोग देखते हैं जो सदस्य छोटा प्रश्न करता है वो मंत्री को उलझाने में सफल हो जाता है, लेकिन जो बड़ा प्रश्न करता है और प्रश्न पर प्रश्न करता है, अंत में यहां से चेयर से, अध्यक्ष के द्वारा कहा जाए, अरे पूछो तो प्रश्न क्या है तेरा, लेकिन वो प्रश्न पूछ ही नहीं पाता और अंततः बैठ जाता है कि साहब यहां से पूछा जाए बोलो क्या तुम पूछना चाहते हो, उसको पता ही नहीं होता मुझे क्या पूछना है। ऐसा जीवन में भी होता है, मनुष्य होने के नाते थोड़ी प्रतिस्पर्धा का भाव होगा। उस समय अगर किसी को कटघरे में खड़ा करना, छोटा प्रश्न दागो, बड़ा नहीं, बड़ा दागेंगे और बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो लोग फिर उस पर प्रश्न निकालने शुरू कर देंगे। तो ये कुछ खूबियां आपको विकसित करनी पड़ेंगी और जीवन एक विस्तृत क्षेत्र है। देखिए, मैंने जो व्यवहार की बात आपसे कही वो इसलिए मायने रखती है। अभी महाकुंभ प्रयागराज संपन्न हुआ, दो चीजों की चर्चा सबने की होगी, एक स्वच्छता की और एक पुलिस के विभाग की। यद्यपि सामान्य रूप से हम लोग सफाई कर्मचारी तैनात कर देते हैं, उनके साथ सुपरवाइजर हो जाते हैं, वो लोग अपनी सफाई करें, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं किया गया, वहां ऐसा नहीं किया गया। उनकी तैनाती की हुई, फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का, कैसे अपने कार्यों को निर्वहन करना है, इनके बारे में आप भी बोलेंगे। सफाई के लिए कौन सा नियम बताना है, कूड़ा है उसको उठाना है, साथ झाड़ू है लगा देना है, नहीं, कैसे और कब ये कार्य होना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। लगभग 3 महीने तक ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले। ऐसे ही पुलिसकर्मियों के लिए आप सोचिए कि अगर हमने यहां से जिलों से निकाल करके सीधे वहां भेज दिए होते, पुलिस लाइन से सीधे वहां भेज दिए होते और उनको बोला था तुम ड्यूटी करो, तो दुर्गति तय थी, क्योंकि वह
अपने स्वयं की सर्विस के अनुसार उस प्रकार का व्यवहार जरूर करता जिसके लिए वो जाना जाता है, लेकिन नहीं, तैनाती के बाद उसकी ट्रेनिंग दी गई, बिहेवियर कैसे होना आपका, बिहेवियर चेंज के बारे में ट्रेनिंग दी गई, और जैसे इस पर कार्य हुआ परिणाम आपके सामने है। जो आया सबने कहा बहुत अच्छा व्यवहार। पुलिस कार्मिकों का व्यवहार राजा के सिपाही की तरह नहीं, लोकतंत्र के सिपाही की तरह। ये नए भारत का पुलिस कार्मिक का व्यवहार था जो विकसित भारत बनना चाहता है, क्योंकि विकसित भारत के लिए एक व्यक्ति की नहीं, पूरे भारत की सामूहिक ताकत लगेगी, और वह व्यवहार वहां पे देखने को मिला। यही हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। ये जो कार्य चल रहा है सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें सफलता से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। याद करिए, देश के सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के धनुषकोटी के पास, जहां से भगवान राम ने सेतु बंध का निर्माण किया था, वहां उनका जन्म होता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म होता है। वहां पे कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं एक बार रामेश्वरम गया था। मेरी इच्छा हुई धनुषकोटी जाने की। तो उस समय मुझे वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिले, तो मुझे एक छोटा सा ट्रक लेना पड़ा था। उस ट्रक से मैं वहां जा पाया था। इतनी खराब सड़क थी। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के अंदर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं कि केवल सफलताओं से भरा पड़ा हो। वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने का प्रयास किया था, फाइटर पायलट बनने के लिए। विफल हो गए, पास नहीं कर पाए, निराशा हुई, लेकिन हिम्मत नहीं खोया। ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा, याद रखना। सफलता और असफलता, इन दोनों के बीच में बेहतर संतुलन होना चाहिए। सफलता से आपा नहीं खोना है, और विफलता से भी हिम्मत नहीं खोनी है। अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है। अपने आप में विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी सफलता आपको एक नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और हर विफलता आपके लिए एक नई मंजिल की तलाश का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन दोनों को हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है, और वह ये चिंता नहीं करनी कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। आप तो तब भी 240 ऐसे युवा उत्तर प्रदेश भर से चयन करके आ गए हैं, बिना किसी पैसा खर्च करके आ गए। यहां तो विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए 403 विधायक बनने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी कठिन चुनौती से झेलना पड़ता है। दिन रात एक करेंगे, जनता के साथ व्यवहार, उनके सुख दुख में सहभागी बनेंगे, विकास के लिए भी कार्य करेंगे, और अंत में परिणाम
आते समय बहुत सारे कारक उसमें आने लगते हैं। चैलेंज है, एक प्रतिस्पर्धा भी है, कठिन प्रतिस्पर्धा होती है। आप सोचो 25 करोड़ लोगों में 403 लोग चुने जाते हैं। 25 करोड़ लोगों में से देश की संसद के लिए केवल 80 लोग चुने जाते हैं, और आप तो 25 करोड़ में से 240 ये मान के चलिए कि आपने अब तक जो किया है अच्छा किया है। इसलिए हो सकता है कि आपका यही रखा हो कि आप विधानसभा तक ही जाएं, तो विधानसभा में जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए, 25 करोड़ लोगों में आप ये मानिए सबसे पहले कि हमने अच्छा किया, और फिर नेतृत्व का अवगुण विकसित करिए। उसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए, जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हां, विस्तार खूब दीजिए, जीवन को खूब विस्तार दीजिए और उसको सूत्रों में फिर बांधिए। आपको आसानी से आपके जीवन को और आसान कर देगा, और आसान कर लेगा, और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगा। दूसरा, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, याद करना, यही भारत है। 2014 के पहले का क्या स्थिति थी? दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, तमाम चुनौतियों से जूझते थे, लेकिन आज नया भारत, ये नया भारत में हम सबको पैदा होने और जनता जनार्दन के साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें इसकी इन खूबियों को का लाभ लेना चाहिए, और इसकी खूबी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले एक खूबी प्रारंभ की, वह कि अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। जो हमारा है हम उस पर गौरव की अनुभूति करेंगे। पहले योग लोग करते थे, लोग बोलते थे अरे ऐसा ना हो कि ये साधु हो जाए, घर छोड़ के ना भाग जाए। और आज दुनिया यानी लगभग दुनिया के अंदर 200 देश हैं, 193 देश योग के साथ जुड़ते हैं, भारत की विरासत की परंपरा के साथ 193 देश जुड़ते हैं। और दुनिया के अंदर इस पे शोध होने प्रारंभ हुए, कार्य लोग करना प्रारंभ किए। महाकुंभ के अवसर पर आपने देखा होगा 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन, ये विरासत के प्रति सम्मान होगा। और मुझे अच्छा लगा, मैं महाकुंभ के अवसर पर एक बात को बहुत नजदीक से देखता था। युवा, हमारी युवा ऊर्जा पूरे देश भर से और दुनिया भर से आई, लेकिन पूरे अनुशासित भाव के साथ वह भी त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाता है। एक नया ट्रेंड देखने को मिला है नए भारत में, कि आज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति इस रूप में लोग आ रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान से बहुत नजदीक से इसको महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस देश का युवा अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा हो, उसे ससम्मान आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने प्रधानमंत्री जी के उसी प्रेरणादायी नेतृत्व से प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी और माननीय सभापति विधान परिषद को। ये हमारे दोनों सदन जिन्हें मिलकर के विधानमंडल बना है, आपने देखा होगा ई विधान बना है, एक टैबलेट लगा हुआ है, कागज अब नहीं उपयोग किया जाता है, ई कैबिनेट होती है, कोई कागज सर्कुलेट नहीं होता है,
टैबलेट है, आप उसके माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये जीवन को आसान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ यह भ्रष्टाचार पर प्रहार का भी एक सशक्त माध्यम भी है। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आज हम लोग राज्य और केंद्र की जुड़ी हुई 205 से अधिक सेवाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। एक क्लिक से यहां से करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला जाता है। पहले होता क्या था, 300 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है, 4 महीने में एक बार वो पेंशन जाती थी या 3 महीने में पेंशन जाती थी, और उसमें भी उस विभाग का बाबू कट मांगता था, उस गरीब से भी कट मांगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज तो वेरिफिकेशन पहले से है, सब कुछ है, और यहीं से क्लिक किया, उसके खाते में पैसा चला गया और उसको एक मैसेज कर दिया जाता है, तो देखो आपके खाते में पैसा चला गया है, अगर कोई समस्या होगी तो आप यहां बताइए। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए होता था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी और वो जाते थे, बाबू के पास जाते थे, फिर वहां पे तमाम प्रकार की वो शुरू होती थी। आज तो यहां से ही क्लिक किया जाता है, सारा पैसा लाखों बच्चों के साथ एक साथ पैसा उसके खाते में पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकती है जीवन को, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से ही नियंत्रित होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी से नियंत्रित न हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ई विधान करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में, विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, किस कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे एक एक जगह थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक लिया था, कैमरे में कैच हो गया, तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना, अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है। ये हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेके हमें काम करना है। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे हम आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है, और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग
प्रदेश में है मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने कुछ देखे हो। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि, मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, अब वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति को पापड़ मिलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त हो जाएगा। नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए और अपना अच्छा कुछ करके दिखाए, अच्छा करके दिखाए। और यह जिस दिन इस प्रकार के भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी काम करना प्रारंभ करेगा, परिणाम देगा। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया, अलग से नहीं। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दी। हमने केवल पब्लिक को प्रेरित किया, समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े, परिणाम हमारे सामने। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को। इस प्रदेश में 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान खुशहाल है। 2017 के पहले बड़े पैमाने पे भूख से मौतें होती थी, आज भूख से मौतें नहीं बल्कि 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हुआ है। ई पॉस मशीन से हम लोग लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन के माध्यम से सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यह है टेक्नोलॉजी की ताकत। हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया पहले, क्यों नहीं किया? ये वही प्रदेश थे जिसके युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी, आज पहचान नहीं छुपानी पड़ती। वो कहीं जाता है सीना चौड़ा करके बोलता है, हम यूपी के। आप देखते होंगे 17 के पहले जो व्यक्ति यूपी के बाहर जाता था पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, और अब बता भी दिया तो लोग बड़ी तीखी निगाहों से देखते थे। आज आप जब जाएंगे बोलेंगे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो लोगों के चेहरे पर एक चमक होती है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते एक चमक होती है। ये है पहचान। इस पहचान को यूपी आज के दिन पर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।
हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुने से अधिक करने में सफल हुए हैं इन 8 वर्षों में। याद करिए, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी एवरेज, और आज यही बढ़कर के 1,10,000 हुई है। यहां की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ की थी, आज यही बढ़कर के 27.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई। ये क्या दिखाती है? यानी 70 वर्षों में इसको जाने में केवल 12.5 यानी 12,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन पाई थी, और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 7वीं अर्थव्यवस्था देश के अंदर मानी जाती थी। आज यह देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 27.5 लाख करोड़ की है, और सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश आज के दिन पर बना है। यह तब हो पाया जब एक टीम वर्क काम कर रही है, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधिगण, समाज से जुड़े हुए अन्नदाता किसान हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कार्मिक हो, समाज के अलग अलग तबके, व्यापारी हो, उद्यमी हो, अलग अलग तबके के सभी लोगों का जब एक साथ समन्वय होता है, सभी लोग एक दिशा में चलने प्रारंभ होते हैं, ये परिणाम सामने आता है। और इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उन्होंने सकारात्मक लेखन भी शुरू किया, एकदम लिखना शुरू किया। हाँ, अच्छा, महाकुंभ की सफलता में मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका। ये सभी चीजें जब एक साथ चलती हैं तब परिणाम सामने आते हैं, और उस परिणाम के लिए यह दायित्व अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व के इस गुण को विकसित करने का दायित्व आपका भी है। आप भी इसके हिस्से हैं, इससे अलग नहीं हो सकते। और युवा संसद उसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित विधानसभा में आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 2 दिन आपके यहाँ व्यतीत होंगे, एक सकारात्मक डिबेट को आप आगे बढ़ाएंगे, और अपनी बात को बिना किसी भय के निसंकोच बोलिए। हाँ, बोलते समय ये जरूर ध्यान रखना कि उसमें तथ्य होने चाहिए, और उसमें जो कुछ भी आप बोले उसमें तथ्यों के साथ साथ आपकी संवेदनशीलता भी झलकनी चाहिए, और शिष्ट आचरण भी दिखना चाहिए। अगर ये सब चीजों को, वही चीज शालीनता के साथ भी बोली जा सकती है, और वही चीज अभद्र तरीके से भी बोली जा सकती है। व्यक्ति को तय करना है कि वह किस श्रेणी में खड़ा हो, और मुझे लगता है कि इन बातों को आप रख करके इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे 3 जो सबसे अच्छे यूथ सेलेक्ट होंगे, यानी आप सभी अच्छे हैं, लेकिन उन 3 को सेलेक्ट करना यहाँ पे जो हमारी टीम बनी हुई है, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि 3 का 240 में से 3 का चयन करना, और वो तो अच्छा है कि आज की विधानसभा हमारी बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो 90 के दशक की विधानसभा होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। तो इसलिए विधानसभा अच्छी चल रही, तो मैं मानता हूं कि आपकी जो डिबेट होगी बहुत अच्छी होगी, और जो यहाँ पे जूरी बनाई गई है, जूरी अच्छा फ्री एंड फेयर सिलेक्शन करके वो 3 नामों को फिर देश के लिए चयन करके भेजेगी। आप सभी आए, आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सब जीवन के अपने क्षेत्र में पारंगत हों, नेतृत्व का गुण विकसित करें, अलग अलग क्षेत्र में आपको पहुंच सके, उत्तर प्रदेश भी और देश भी लाभान्वित हो। इस विश्वास के साथ मेरी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं।
धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और